Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rukaiya Faris from Team Mad Sparkle, and today is the day 10 of our pharmacology course. So in the previous video, we have discussed about PPI and H2 receptor antagonist. अब according to the previous video, हमने ये बात की थी कि हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दोज स्ट्रेटजीज हम जो है उसकी ट्रीटमेंट पर वन बाय वन फोकस करके उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने जो है वो हमारी 2 स्ट्रेटजीज को कवर कर लिया था, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड बाय एंटासिड्स और इसके अलावा डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक बाय पीपीआई एंड H2 ब्लॉकर्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग द थर्ड स्ट्रेटजी ड्रग। थर्ड स्ट्रेटजी क्या थी? इंक्रीज प्रोटेक्टिव फैक्टर्स लाइक म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। अब हमारे जो जीआई है उसके अंदर एक नॉर्मल जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म इज म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस जो है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे जो जीआई ट्रैक्ट की मेम्ब्रेन है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं कि हमारी जो लेयर होती है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये एसिड की सिक्रीशन को भी जो है वो स्टॉप कर देते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं? TGE1, TGE2 और इसके अलावा PGI2, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये हमारे पास एज अ साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वो देते हैं, एज अ साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट जो है वो यूज़ होते हैं। अब अगर इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये हम कह सकते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक जो है वो की इसका रोल है इसको कॉज करने में। इसकी डेफिशिएंसी जो है अगर ये हो जाती है तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पेप्टिक अल्सर को कॉज कर सकता है। तो हमारे पास कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग हैं जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मीज़ोप्रेस्टोल जो है वो हम यूज़ करते हैं। मीज़ोप्रेस्टोल इज PGE1 एनालॉग, ठीक है। इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं और ये एक बहुत ही मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर। यानी कि जो अल्सर ड्रग से जो है वो हो रहा है, यानी कि एनसेड्स के एक्सेसिव यूज़ की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा एनप्रोस्टील और राइपोप्रोस्टील, एनप्रोस्टील, राइपोप्रोस्टील, ये भी जो है ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग है। Now move towards the other strategy, that is protect the ulcer by forming a layer over it. थर्ड स्ट्रेटजी में बात कर ली हमने कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स डेवलप करवाने हैं ताकि दूसरे अल्सर्स कॉज ना हो, ठीक है। लेकिन अब जो अल्सर ऑलरेडी प्रेजेंट है इसका क्या करेंगे? तो हम जो है वो ऐसे प्रोटेक्टिव एजेंट्स डेवलप करवाएंगे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में बाय ड्रग्स, जो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देंगे। यानी कि जो ऑलरेडी हमारा अल्सर प्रेजेंट है इस पर ये जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे ताकि ये जो है वो प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम अदर डैमेज, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं। सक्रालफेट और बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, ठीक है। तो बेसिकली जो सक्रालफेट है ये हमारे पास एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सक्रोज है, ठीक है। ये हमारे पास बिलो pH पे
वर्क करता है, जब स्टमक की जो पीएच है वो बिलो 4 होती है, ठीक है, मीन्स के एसिडिक होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुक्राफेट जो है वो बिलो 4 यानी एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है। अब ये करता क्या है, ये जब हम इसको एसिडिक मीडियम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब इस तरीके से होते हैं और वो एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन के बाद क्या करेंगे कि एक स्टिकी लेयर फॉर्म कर देंगे जो कि अल्सर बेस पे जो है वो एज अ कवरिंग जो है वो स्टिक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक फिजिकल बैरियर बन जाएगा और जो फर्दर एसिड एक्सपोजर है उससे हमारा अल्सर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब इसका एक जो है वो साइड इफेक्ट ये है कि ये हमारे फॉस्फेट के साथ बाइंड कर देती है, जिससे क्या होता है कि हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाता है। जब हमारा सारा फॉस्फेट हमारी बॉडी का इससे जाके बाइंड कर देगा तो फॉस्फेट का लेवल जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो एक तो ये है इसका साइड इफेक्ट, और दूसरी एक बात ये याद रखनी है कि इसको एंटासिड्स के साथ यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है वो ये है कि अगर हम इसको एंटासिड के साथ यूज़ करेंगे तो एंटासिड जो है वो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे एसिड को, ठीक है। एंटासिड क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड को। और हमने क्या बात की कि जो हमारा सक्रालफेट है ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। तो जब एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, पॉलीमराइजेशन नहीं होगी तो ये लेयर फॉर्म नहीं करेगा। दैट्स वाई हमने एंटासिड और अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट को साथ यूज़ नहीं करना है। कौन सा अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट साथ यूज़ नहीं करना है, सक्रालफेट, ठीक है। आप दूसरे की बात करें बिस्मथ सबसैलिसाइलेट की, तो ये जो है हम एज अ कंपोनेंट यूज़ करते हैं टू हील द एच पाइलोराई रिलेटेड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। जो एच पाइलोराई रिलेटेड पेप्टिक अल्सर होता है उसमें इसको हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि ये हमारी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, पेप्सिन की। पेप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और इसके अलावा म्यूकस की सिक्रीशन को ये इंक्रीज कर देता है। और इसके अलावा ये वर्क कैसे करता है, ये हमारे जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है और जो अल्सर है उसके ऊपर एक पूरी जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो फॉर्म कर देता है। तो ये थे हमारे पास अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ड्रग। उसके बाद एंटी एच पाइलोराई ड्रग की अगर बात करें तो एच पाइलोराई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बेसिकली हम ट्रिपल थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक शॉर्ट और इजी वे में आप इसको याद रख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैप, सी फॉर क्लैरिथ्रोमाइसिन, ए फॉर एमोक्सिसिलिन, पी फॉर पीपीआई। यानी कि ये ड्रग्स जो हैं वो ट्रिपल थेरेपी के अंदर मोस्ट कॉमनली ऐड की जाती हैं। इसके अलावा जो अदर ड्रग्स हैं ये भी हमारे पास यूज़ होती हैं, दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, और पीपीआई के अंदर जो है वो हम ओमिप्राजोल और लेंसोप्राजोल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है रेजिस्टेंस के हवाले से, तो अगर जिस एरिया में लो क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस है तो उसमें हम स्टैंडर्ड ट्रिपल ड्रग थेरेपी को यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लैरिथ्रोमाइसिन। जिसको हम यहाँ पे 500 mg यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन जो है वो हम 1000 मिलीग्राम यूज़ करते हैं। अच्छा, एमोक्सिसिलिन जो है वो अगर एमोक्सिसिलिन से जो है वो पेशेंट एलर्जिक है तो हम इसको मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी ऑल्टरनेट थेरेपी में देते हैं। मेट्रोनिडाजोल जो है वो हम लोग 500 mg देते हैं। इसके अलावा कोई भी एक पीपीआई देते हैं। लेंसोप्राजोल जो है वो इसमें कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओमिप्राजोल भी जो है वो यूज़ होती है। अगर किसी एरिया में हाई क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी कॉज हो चुकी है ड्यू टू इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस शो हो रही है टुवर्ड्स द क्लैरिथ्रोमाइसिन, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम अदर थेरेपी की तरफ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड थेरेपी फॉर रेजिस्टेंस। उसमें हम लेंसोप्राजोल या पीपीआई जो है वो यूज़ करेंगे। बिस्मथ सबस्टाइट्रेट जो है वो हम यूज़ करते हैं। टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर जो है वो एंटीबायोटिक होती है, और मेट्रोनिडाजोल। टेट्रासाइक्लिन जो है वो हम लोग 500 mg यूज़ करते हैं। मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी 500 mg यूज़ होती है। पीपीआई जो है वो अगर लेंसोप्राजोल यूज़ कर रहे हैं तो 30 mg यूज़ होती है। और इसके अलावा बिस्मथ सबस्ट्रेट जो है 120 mg यूज़ होती है।
ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं। अगर कोई एरिया ऐसा है जिसमें ये पता है कि यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो फिर मेट्रोनिडाज़ोल और टेट्रासाइक्लिन की तरफ हम डायरेक्टली जाते हैं। अदरवाइज अगर किसी एरिया में पता है कि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड जो ट्रिपल थेरेपी है उसके तहत ही हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अदर जीआई कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन जो है वो वैसे तो नॉर्मली हाई फाइबर डाइट और एडिकेट फ्लूइड इनटेक से भी जो है वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो चुका है, तो फिर उसमें हम जो है वो लेक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली लेक्सेटिव्स जो है ये हमारे पास 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से जो है वो काम करते हैं। 3 इसके मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो बेसिकली ड्यू टू द डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ गट होता है। ठीक है, तो लेक्सेटिव क्या करते हैं, इसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट को भी इंक्रीज करेंगे, और इसके अलावा एज अ स्टूल सॉफ्टनर एजेंट भी जो है वो काम करता है। अब सबसे पहले इरिटेंट्स में आता है, लेक्सेटिव्स में आता है इरिटेंट्स। तो इरिटेंट्स और स्टिमुलेंट्स के अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल है सेना लीव्स की। सेना जो है वो बेसिकली लीव्स होते हैं जिनको क्रश करके पाउडर फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको हम बेसिकली ओपोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है बीसाकोडाइल। बीसाकोडाइल जो है ये भी हमारे पास एज अ स्टिमुलेंट जो है वो काम कर रहा होता है। इसको जो है वो हम एज ए सपोजिटरी फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो रिसिनोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन आर इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करता है, ये हमारी जो पेरिस्टालसिस है उसको इंक्रीज करवाता है। अच्छा, कैस्टर ऑयल जो है वो प्रेग्नेंट विमेन के अंदर रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये ऑल्सो जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट कर सकता है। इसके अलावा वैसे भी कैस्टर ऑयल को जो है वो ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जो है वो जीआई एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है, एक तो हमने ये बात कर ली इरिटेंट्स की, देन हमारे पास जो क्लास आती है लेक्सेटिव की, ये हमारे पास बल्क लेक्सेटिव्स। अब बल्क लेक्सेटिव्स में हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल सेल्यूलोज। बल्क लेक्सेटिव क्या करते हैं, बल्क लेक्सेटिव जो है वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं बेसिकली, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रिटेंशन और इंटेस्टिनल डिस्टेंशन कॉज करते हैं। क्या करते हैं, ये वाटर रिटेंशन करवाते हैं और इंटेस्टिनल डिस्टेंशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरिस्टालसिस एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें हम जो है वो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं मिथाइल सेल्यूलोज। इसके बाद जो है वो अदर क्लास आती है दैट इज सेलाइन एंड ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। सेलाइन और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव में एग्जांपल है मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं, ये एजेंट्स जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को होल्ड करके रखते हैं बाय ऑस्मोसिस, होल्ड वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो उससे क्या होता है कि जो डेफिकेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास इंक्रीज होता है, या फिर उस जो है इसकी जो इंटेस्टिनल एक्टिविटी है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसके बाद हम यूज़ करते हैं इमोलिएंट, लैक्सेटिव और सर्फेक्टेंट। इमोलिएंट, लैक्सेटिव्स। अच्छा, इमोलिएंट लैक्सेटिव्स में हमारे पास एग्जांपल आती है डॉक्यूसेट सोडियम और डॉक्यूसेट कैल्शियम। डॉक्यूसेट सोडियम और डॉक्यूसेट कैल्शियम। अच्छा, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास लेक्सेटिव्स होते हैं, इमोलिएंट लेक्सेटिव। तो ये बेसिकली इमोलिएंट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो है इजी पैसेज ऑफ स्टूल जो है वो कॉज करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ल्यूब्रिकेंट लेक्सेटिव। ल्यूब्रिकेंट लेक्सेटिव में हमारे पास एग्जांपल आती है मिनरल ऑयल एंड ग्लिसरीन सपोजिटरीज। ग्लिसरीन सपोजिटरीज ये जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, ये जो है क्या करते हैं कि these agents act by facilitating the passage of hard stools। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्लास आती है दैट इज क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है ल्यूबी प्रोस्टोन।
ये क्या है? ये बेसिकली क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है। इससे क्या होता है, जब हमारे पास क्लोराइड चैनल एक्टिवेट होते हैं तो वाटर जो हमारे पास वाटर की सिक्रीशन है या फिर फ्लूइड की सिक्रीशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन की वजह से जो है वो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और इस तरह से जो है ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से एसोसिएटेड जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए हम बेसिकली इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारे पास सारी ड्रग्स जो हम कॉन्स्टिपेशन के लिए बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ कम टुवर्ड्स द असाइनमेंट। तो असाइनमेंट आपका ये है कि आपको जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इनके आपको डोजेस बताने हैं। किसके डोज बताएंगे? ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और इजोमिप्राजोल। इन 4 ड्रग्स के जो है वो आपको डोजेस बताने हैं कि कौन सी डोजेस में जो है वो हम इन ड्रग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे विद योर नेम एंड रोल नंबर, उसी से जो है वो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। और बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।